तो अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सॉरी बेटा, मैक्सिमम कोवेलेंसी। मैक्सिमम कोवेलेंसी बेटा एक टर्म तो होती है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। लेकिन यहाँ पर मैं टर्म क्या ले रही हूँ? कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी क्या होता है बेटा? द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एन एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं उसकी कोवेलेंसी। जैसे बेटा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी तो होती है 3, बट इसकी कोवेलेंसी होती है 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 है बट इसकी कोवेलेंसी 4 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि जो नाइट्रोजन है ना, इसकी कैपेसिटी तो 3 बॉन्ड बनाने की है। वैलेंसी का मतलब ही क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो जो नाइट्रोजन है इसकी कैपेसिटी 3 ही बॉन्ड बनाने की है, बट ये अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके 4 तक बॉन्ड बना देता है। वैलेंसी तो इसकी 3 है बट इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 4 है। अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके बॉन्ड बनाना उसे क्या बोलते हैं? कोवेलेंसी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है जो नाइट्रोजन है ये 4 की कोवेलेंसी कैसे शो करता है? ठीक है, नाइट्रोजन किस तरीके से 4 की कोवेलेंसी शो करता है? तो आप आंसर क्या दोगे कि जो नाइट्रोजन आपका है ना, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट इसके ये है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो टोटल ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट क्या है? sp3 है। इसका मतलब जो नाइट्रोजन है उसमें एक ऑर्बिटल तो s का पार्टिसिपेट करेगा और 3 ऑर्बिटल p के पार्टिसिपेट करेंगे। नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट यहाँ पे है sp3। sp3 यही वजह है कि जो नाइट्रोजन आपका है इसकी कोवेलेंसी कितनी होती है? sp3 का मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ध्यान रखना इसको। इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, वो कोवेलेंसी 5 और 6 तक शो कर देते हैं। मान लो फास्फोरस है, इसकी कोवेलेंसी 5 और 6 भी होती है। रीजन आपको पता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। लेकिन नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसीलिए ये अपनी कोवेलेंसी जो है वो मोर देन 4 की शो नहीं कर पाता। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप कर लेना बेटा। उसके बाद फिर अब टॉपिक शुरू होगा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का। अब तक तो हमने इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ी है सारी। अब इसके बाद यह टॉपिक हम शुरू करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो हेडिंग आप डाल लो केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले जो नाइट्रोजन है वो लीस्ट रिएक्टिव है। जो नाइट्रोजन है वो लीस्ट रिएक्टिव है अमंग ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। नाइट्रोजन सबसे कम रिएक्टिव है अमंग ग्रुप 15 एलिमेंट। जितना आप डाउन द ग्रुप जाते हो उतनी रिएक्टिविटी बढ़ती है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज। जितना आप लोग ज्यादा डाउन द ग्रुप जाओगे ना उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज। ठीक है, यही वजह है कि जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका क्या है बेटा? सबसे कम रिएक्टिव है, लेकिन उसके बाद वाले उनसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नाइट्रोजन है वो सबसे कम रिएक्टिव क्यों है? ठीक है,
तो क्वेश्चन आता है व्हाई नाइट्रोजन शो एनोमेलस बिहेवियर। जो नाइट्रोजन आपका है इसका बिहेवियर बाकी इसके ग्रुप के एलिमेंट से अलग होता है। बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नाइट्रोजन का जो बिहेवियर है इसके ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग क्यों होता है, ये रीजन आपको देना है। तो पहली बात बेटा, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल। दूसरा, इसका कंपैरिजन हो रहा है बाकी एलिमेंट के साथ, इसकी हाई होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, डाउन द ग्रुप घटती है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नाइट्रोजन यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका स्मॉल साइज है, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बाकी सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, बट इसके पास एब्सेंस है वैकेंट डी ऑर्बिटल की, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला रीजन आप सुनो। आपको पता है जो नाइट्रोजन होता है वो मोलिकुलर फॉर्म में कैसे बॉन्ड बनाता है। जो N2 होता है वो ये बनाता है N ट्रिपल बॉन्ड N, और दोनों N पे एक क्या प्रेजेंट होता है, लोन पे। तो नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ट्रिपल बॉन्ड में पता है आपको एक सिग्मा होता है, दो पाई होते हैं। तो नाइट्रोजन जो है इसकी टेंडेंसी होती है टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। बाकी जो इसके ग्रुप के एलिमेंट है ना वो कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाते, सबके बॉन्ड सिंगल ही होते हैं। एक बस आपका N ऐसा है जो पाई बॉन्ड बनाता है। अब पी पाई का मतलब क्या है कि इस N एटम की भी पी लोब या तो PX या PY, और इस N एटम की भी पी लोब PX या PY साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, उससे आपकी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो जो N2 आपका है वो पी पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो बाकी आपके एलिमेंट है ग्रुप नंबर 15 के, उनमें से कोई भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो अगला पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बेटा आपको पता है ना, अगर एक तो सिंगल बॉन्ड हो एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो ज्यादा एनर्जी किसका बॉन्ड तोड़ने में चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड तोड़ने में चाहिए। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इट हैज very high bond dissociation enthalpy। मतलब N और N के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड N2 हैज वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब N का बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है। यही वजह है, दैट्स व्हाई nitrogen is inert in nature, that's why nitrogen is inert in nature। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर भी 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बट वो कोई केमिकल रिएक्शन तो शो नहीं करती। वजह क्या है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो गैसियस स्टेट में होती है, और मोलिकुलर फॉर्म में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही हाई आपको बॉन्ड एनर्जी चाहिए होती है, जो N को नॉर्मल कंडीशंस में नहीं मिलती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हैज वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब N और N का बॉन्ड जल्दी से टूट नहीं पाता। यही वजह है कि जो आपका नाइट्रोजन है वो नेचर में इनर्ट होता है। नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर। ठीक है बेटा, अभी हमें इसकी और भी करनी है वेरिएशन, 4-5 तो होगी है। एक और है, नाइट्रोजन है वो बस 4 की कोवैलेंसी शो करता है, लेकिन जो बाकी एलिमेंट है ग्रुप नंबर 15 के वो 5 या 6 तक की कोवैलेंसी भी शो कर देता है। रीजन आपको समझा दिया है, क्यों बेटा, रीजन बता दी, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन जो है ना वो कोवैलेंसी बस 4 तक की शो कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे, और ये बता ही चुकी हूँ मैं आपको, जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती है डाउन द ग्रुप, तो नाइट्रोजन लीस्ट रिएक्टिव है ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स से। ठीक है, तो बेटा ये पॉइंट आपने कर लिए होंगे, अब कर दूं इसको।
हो चुका है ये आपका। अब इसके आगे देखिए तो अब बेटा नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन मोलिकुलर फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है? N2 की फॉर्म में। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ फॉस्फोरस की, तो आप लोगों को पता है जो फॉस्फोरस है ना, उसकी मोलिकुलर फॉर्म क्या होती है? P4। फॉस्फोरस की मोलिकुलर फॉर्म क्या होती है? P4। और P4 का स्ट्रक्चर आप लोगों को आता होगा, ठीक है। ये आपका P4 का स्ट्रक्चर है और हर एक P पे एक एक क्या प्रेजेंट है? लोन P। यहाँ पे फॉस्फोरस की जो ज्योमेट्री है या फॉस्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन है, फॉस्फोरस यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हर एक फॉस्फोरस एटम यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सभी बेटा सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब सभी की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रली होती है। आप देखो हर एक पी यहाँ पे तीन तीन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसके सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल है। इसके सारे बॉन्ड कैसे हैं बेटा? सिंगल है। एन के बॉन्ड ट्रिपल था, बट फॉस्फोरस जो है वो सिंगल बॉन्ड ही बना। ठीक है, हो गया ये, कर लोगे। अब छोटा सा क्वेश्चन एक और है, उसका आपको आंसर देना है। जो एन और एन का सिंगल बॉन्ड होता है ना, एन और एन का सिंगल बॉन्ड, इसकी लो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एन और एन के सिंगल बॉन्ड की लो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, देन पी सिंगल बॉन्ड पी। ऐसा क्यों? हाँ भाई, एन और एन में ट्रिपल बॉन्ड मान लो अगर होता है तो फिर तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है बॉन्ड को तोड़ने में। लेकिन मान लो एन और एन के बीच का बॉन्ड सिंगल है, तो एन और एन के बीच के सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन पी एंड पी। एक तो आपका सिंगल बॉन्ड दो फॉस्फोरस एटम के बीच में है, एक आपका सिंगल बॉन्ड दो नाइट्रोजन एटम के बीच में है। तो जो आपका सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन एटम के बीच में है ना, उसको तोड़ना आसान है। तो रीजन आप क्या दोगे आंसर इसका बेटा? जो एन का साइज है वो क्या है? बहुत छोटा है। एन का साइज क्या है बेटा? बहुत ही छोटा है। तो इस एन के इलेक्ट्रॉन और इस एन के इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होनी शुरू हो जाती है। ये इसको रिपेल करना शुरू कर देता है, ये इसको रिपेल करना शुरू कर देता है। तो नाइट्रोजन के छोटे साइज की वजह से ही जो आपके नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। रिपल्शन करने से ये दोनों एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देते हैं। दूर भागेंगे तो क्या होगा? एन और एन के बीच का बॉन्ड है वो लंबा हो जाएगा, और अगर एन और एन के बीच का बॉन्ड लंबा हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या है? उसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी ना। जितना बॉन्ड लंबा होगा उतना तोड़ना उसको आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम पी एंड पी की बात करते हैं तो पी का साइज बड़ा है, तो जो पी के इलेक्ट्रॉन है ना वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। पी फॉस्फोरस के बड़े साइज की वजह से जो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। तो रिजल्ट कहीं ना कहीं क्या आता है कि रिपल्शन की वजह से जो एन और एन के बीच का सिंगल बॉन्ड होता है ना वो कहीं ना कहीं लंबा हो जाता है पी और पी के सिंगल बॉन्ड से। यही वजह है कि एन और एन के सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी चाहिए, लेकिन पी एंड पी के सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। सिंपल सा रीजन है, एन का साइज छोटा है तो यहाँ पे क्या बढ़ जाती है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसी रिपल्शन वजह से क्या होता है बेटा? रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर दूर चले जाते हैं, बॉन्ड की लेंथ है वो बढ़ जाती है, और बॉन्ड जितना लंबा हो जाता है उसको तोड़ना उतना ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो कर लोगे आप ये पॉइंट भी। तो भाई यहाँ तक का आपको करवा दिया है, इसके आगे का फिर हम कल डिस्कस करेंगे।